थे और अपने होली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड लेक्चर के बारे में बेटा। सेकंड लेक्चर हमने स्टार्ट किया था आपका फर्स्ट चैप्टर, यानी कि हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में कि एक ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी को आगे क्रिएट करता है, या क्या क्या उसके पास मेथड्स होते हैं जिनसे वो एक प्रोजेनी को बना सकता है, अपने बच्चे पैदा कर सकता है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इजी लैंग्वेज के अंदर तो ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को कैसे पैदा करता है, कैसे उनको फॉर्म करता है, क्या मेथड उसके पास में। तो कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस कर चुके थे या ये डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास दो मेथड निकल के हैं, एक था सेक्सुअल मेथड और एक था असेक्सुअल मेथड, यानी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे प्रिमिटिव सबसे इजी जो था वो कौन सा था? वो था बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले उसी को स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे असेक्सुअल मेथड्स के कुछ टाइप्स को, कौन कौन से हैं, कौन कौन से असेक्सुअल भी तरीके होते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से चलेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जहां से हमने क्वेश्चन दिया था। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बच्चों, ओके, याद है कि आपको लास्ट वीडियो, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उसका लिंक आपको दे देता हूं, तो आप प्लीज जाके उसको जरूर देखना बेटा। बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत शानदार वीडियो हो रहा, बहुत अच्छे कमेंट्स उस पर आए बच्चों के, बहुत अच्छा लगा बच्चों को, जो कोचिंग के बच्चे थे उनको। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, ये हमने आपको क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके बच्चों, दिख रहा होगा आई थिंक आपको क्वेश्चन, मैं मार्क करता हूँ अभी। ओके, तो क्वेश्चन था बेटा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि क्वेश्चन है बेटा अपना कि वाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कोल्ड इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब जानते हैं क्या? इसको बोलते हैं अमर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अमर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? अमर। कि यार ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमर क्यों होते हैं, क्यों कहते हैं इनको? जो सिंगल सेल है, जिसके पास भी एक सिंगल सेल होती है, क्यों बोला जाता है इनको अमर ऑर्गेनिज्म या इमॉर्टल? क्या रीजन क्या है इसके पीछे बेटा? इसके पीछे रीजन क्या है, कोई बताएगा क्या? ठीक है, कमेंट सेक्शन में तो मुझे एक दो आंसर तो नहीं मिले कुछ भी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का इमेज दिखाता हूँ। क्या हमारे पास में आपने देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हो, है ना? इसके साथ ही कह सकते हैं कि हम बड़े हुए हैं ना, अमीबा को पढ़ पढ़ के तो आप बड़े हो गए। तो ये अमीबा क्या होता है बेटा? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है बेटा। ये क्या है? ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कह सकते हैं बेटा अपन इसको। बिल्कुल सर, कह सकते हैं ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है हमारा। होता क्या बेटा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे इजी जो मेथड होता है वो क्या होता है बेटा? इनके अंदर सेल डिवीजन। क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन कौन सा वाला? तो इनके अंदर क्या होता है बेटा? एक डिवीजन होता है जिसको अपन बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये अपना अमीबा होता है बेटा। क्या होता है? ये अमीबा होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा टू डॉटर सेल्स के अंदर। जैसे एक अमीबा सेल तो ये हो गया, एक अमीबा सेल ये हो गया आपके पास में। तो यहां पर वो सिर्फ सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या कर लेता है? अपनी प्रोजेनी क्रिएट कर लेता है, क्योंकि ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है एंड अमीबा के पास में कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, एक सिंगल सेल होती है। तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म के पास में सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और वो सिंगल सेल ही कैपेबल होती है उनके सारे काम को कराने के लिए, तो इनमें सिंगल सेल में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, और उस सेल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं बेटा? ये दो प्रोजेनी बना लेते हैं। अब या तो आप कह दो कि इनके अंदर सेल डिवीजन हुआ है, या इनके अंदर कह दो रिप्रोडक्शन हुआ है, तो दोनों बात एक ही होती है। हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने सेल डिवीजन के थ्रू ही अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन को क्या बोला जा सकता है? हम बोल सकते हैं उसको कि वही उनके अंदर रिप्रोडक्शन है। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है तो क्या हमारे अंदर बोल सकते हैं? देखो, हमारे अंदर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेली कितनी सारी सेल्स बनती है?
हमारी सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही है, लेकिन हमारे अंदर हम क्या नहीं कह सकते हैं कि हमारे अंदर सेल डिवीजन ही हमारा रिप्रोडक्शन है, ऐसा नहीं कह सकते आप। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन ये टर्म यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन इज अ सिनोनिम्स, एक दूसरे के पर्याय हैं, बट हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। हम नहीं कह सकते कि हमने या हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवाइड हो गई है तो वही रिप्रोडक्शन है, यस और नो। तो जैसे ही क्या होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थोड़े से मैच्योर होते हैं, वो वापस से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते, तो इनमें ना एजिंग आती, कोई बुढ़ापा नहीं आता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अमर है, क्योंकि ये कभी मरते ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखें बच्चों, ये जब किसी भी केमिकल के कांटेक्ट में आ जाए सिंगल सेल, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए किसी के माइंड में कि सर कभी नहीं मरेंगे क्या, क्या कभी नहीं मरते हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये आपको कब मर सकते हैं, देखो नेचुरली तो नहीं मरेंगे, नेचुरल डेथ इज नॉट पॉसिबल, नेचुरल डेथ इनकी नहीं होगी। लेकिन सपोज दैट कोई पीएच का सिस्टम, बिकॉज एवरी सेल नीड ए स्पेसिफिक पीएच, बट इन सम केसेस आपने देखा कि पीएच से डिस्टर्ब हो गई है, ओके, या आपने देखा कि सर कोई केमिकल है, उस केमिकल के कांटेक्ट में हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा आ गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो मरेगा ही सही ना बेटा वो, ओके। तो आर्टिफिशियल डेथ पॉसिबल है इनकी, कोई पैथोजन किल कर दे, ठीक है, उससे किल हो सकते हैं बेटा, ये केमिकल से किल हो सकते हैं, कोई मैकेनिकल प्रेशर लग जाए उससे किल हो सकते हैं, बट नेचुरल डेथ इनकी पॉसिबल नहीं होती है। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इनको इमॉर्टल क्यों बोला जाता है। आगे चलिए बात करते हैं बच्चों अपन, ये हमारा लेक्चर 2 चल रहा है, लेक्चर 1 में डाल चुका हूं, लेक्चर 3 भी बहुत ही जल्द आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में कि इसमें किसी तरह का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है, और गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद में जो भी इवेंट होते हैं वो भी इसके अंदर नहीं होंगे, लाइक गैमेट ट्रांसफर, ओके, लाइक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ऑल्सो से, है ना, सिंगैमी, वो नहीं होता है। तो आगे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, ये सब इवेंट्स नहीं होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होने वाली जो प्रोजेनी होती है उसको क्लोन बोला जाता है। क्या बात सही है क्या बेटा? हम क्या टर्म यूज करते हैं उसके लिए? हम यूज करते हैं उसके लिए क्लोन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा उसके लिए? क्लोन यूज करते हैं। लेकिन सवाल तो यही है, क्यों करते हैं सर क्लोन? ऐसा क्या होता है कि हम इनको क्लोन बोला जाता है? क्या रीजन है सर इसका? आप तो हमें ये समझाओ यार, सिंपल सा सर ये समझा दो आप तो। क्वेश्चन जैसे आ गया कि प्रोजेनी विच प्रोड्यूस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। व्हाई? क्यों कहते हैं बताओ? देखो बेसिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लाइफ में, है ना, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है या जो पूरी 12th क्लास है, वो बच्चा बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट करेगा, वो बच्चा बहुत अच्छे से समझेगा जिसका 11th बहुत अच्छा है। और बिकॉज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, या जो यूनिट हमने स्टार्ट की है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। जिस बच्चे को सेल डिवीजन इजीली समझ में आता है, ओके, वो डेफिनेटली इस टॉपिक में मास्टरी हासिल कर लेगा। उसको यूं समझ में आएगा चैप्टर के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो बच्चे सेल डिवीजन नहीं पढ़ते हैं, 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास में आपको, क्योंकि 12th क्लास में मैक्सिमम चैप्टर में सेल डिवीजन आता ही है, यूज में आता है। तो होप अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन करता रहूंगा, ठीक है, कि जो जो हमारे काम की चीजें, जैसे हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिर्फ एक ही तरह का क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। वो इन्वॉल्व कौन सा होता है बेटा? वो होता है हमारा माइटोसिस होता है बेटा। क्या होता है वो? माइटोसिस होता है। कौन सा होता है बेटा? माइटोसिस होता है। और होता क्या है माइटोसिस डिवीजन के अंदर? आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। होता क्या है तो हम समझेंगे पहले माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें सपोज दैट आपके पास में पेरेंट सेल है कोई बेटा, ये क्या है आपकी? कोई पेरेंट सेल है आपकी बेटा, दिस इज योर पेरेंट सेल, ओके। मैं यहाँ पर बना दूं एक सेल, मान के चलो ये पेरेंट सेल होती। अब इनके पास में क्या होगा बेटा? मान के चलो कोई क्रोमोसोम्स है बेटा, क्या है? अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? क्रोमोसोम्स होंगे। अब देखो, अगर ये जो सेल है इसके पास में क्रोमोसोम का सिंगल सेट है, मतलब कि n सेट है मान के चलते हैं, या हो सकता है क्रोमोसोम का डबल सेट प्रेजेंट हो। मैं 2 सेल नहीं ले रहा हूं, मैं एक ही सेल के अंदर आपको दोनों केस समझा रहा हूं।
हो सकता है डबल क्रोमोसोम्स हो बेटा, क्या हो, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, ठीक है। यानी कि हो सकता है ये 2n हो, यानी कि हम कह सकते हैं या तो सर हो सकता है ये सेल कैसी है आपकी, हैप्लॉइड हो सकती है सर, या सर हम कह सकते हैं ये डिप्लॉइड हो सकती है। तो सेल कोई सी भी हो बेटा, जब इससे प्रोजेनी बनेगी, जैसे मान के चलते हैं ये 2 प्रोजेनी में बना देता हूं, यहां पर बना दूं क्या बच्चों, ये मैंने 2 प्रोजेनी बना दी, मान के चलो ये 2 प्रोजेनी बन गई इसकी, ये 2 डॉटर सेल बना देते अपन, ये 2 सेल्स बन गए, ऐसे बना दिए अपन ने बिल्कुल भी, है ना। एक तरफ मैंने गोला बना दिया, एक तरफ ये बना दिया, मैं इसको सही कर देता हूँ, एक जैसी बना देता हूँ वरना कंफ्यूज होंगे आप लोग। ये मैंने बेटा यहाँ पर ये सेल्स बना दी, ठीक है बेटा। ये सेल है, ये प्रोजेनी है, या इनको अपन डॉटर सेल बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोजेनी लिख रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने प्रोजेनी लिखा हुआ है। क्लियर बात बेटा। तो होता क्या है, जैसे अगर ये एंड थी, मान के चलो अगर ये इस तरह इस थ्रू के आ रही है, इससे आ रही है, तो ये दोनों कैसी होगी, एन होगी। मतलब पेरेंट के पास में जो क्रोमोसोम नंबर है, पेरेंट के पास में कितना है, एन है, ये पेरेंट के क्रोमोसोम्स हो गए, और ये क्या हो गया बेटा, ये प्रोजेनी के क्रोमोसोम्स हो गए। तो दोनों के क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके भी कितने बेटा, एन ही है, तो सेम है। चलो मान के चलो बेटा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये अपन मान के चलते हैं ये यहाँ से आ रहा है, सपोज दैट ये आ रहा है आपके पास में, ये रहा। यानी कि यहाँ पर कैसे होंगे बेटा, जो प्रोजेनी बन रही है, तो अब ये इसके थ्रू आ रहा है, तो इनके पास क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, ठीक है बेटा। डिपेंड करता है आपका पेरेंट क्या है, पेरेंट की प्लोइडी क्या है, पेरेंट के पास में कौन सा सेट है, क्या सिंगल सेट वाला है कि डबल सेट वाला है। क्लियर बात। तो पेरेंट क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखो आप डबल है, डिप्लॉइड कह सकते हो पेरेंट को। तो जो प्रोजेनी बनेगी वो भी कैसी होगी, 2n होगी। यानी कि अगर पेरेंट, यानी कि अगर क्या बेटा, अगर आपका पेरेंट 2n है, तो जो प्रोजेनी बनेगी बेटा, क्या बनेगी बेटा प्यारे बच्चों, क्या बनेगी, सर प्रोजेनी बन रही, बेटा बेटी हो रहे हैं यहाँ सिंपल, तो वो भी कैसे होंगे बेटा बेटी भी, 2n होंगे। क्या बात सही कि नहीं है। यानी कि जब सेल डिवाइड होती है, और डिवाइड जो सेल हो रही है, तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो एज इट इज, सेम एज इट इज क्या रहते हैं, पेरेंट के जैसे रहते हैं। पेरेंट अगर n है तो प्रोजेनी n होगी, पेरेंट अगर 2n है तो प्रोजेनी 2n होगी। क्रोमोसोम के नंबर हाफ नहीं होंगे या चेंज नहीं होंगे, ऐसा कह सकते हैं अपन। इस तरह का जो डिवीजन होता है, उस डिवीजन को अपन माइटोसिस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, माइटोसिस के नाम से जानते हैं। अच्छा आपको पता है, एक चीज मैंने बताई थी कि पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या आता है। कल मैं आपको बता रहा था जीन कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर मैंने आपको समझाया था जीन। तो पेरेंट्स से हमारे पास में क्या आती है बेटा, सर पेरेंट्स से हमारे पास में जीन आती है। और मैंने कल आपको ये चीज बताई थी, जीन किस तरह से हमारे लिए क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें बेटा, ये पूरा लिंक वाइज में डाल रहा हूं। पूरे लेक्चर्स आप जब देख लेंगे, चैप्टर आपको यूं समझ में आएगा पानी की तरह, ठीक है ना, पानी होता है ना क्रिस्टल क्लियर वैसा। तो सुनो बेटा, जब पेरेंट्स से डीएनए आपका या जीन सेम एज इट इज आ रही है, यहां पर किसी तरह का वेरिएशंस नहीं होता है माइटोसिस के अंदर, ये ध्यान रखेंगे बेटा। तो देयर इज नो वेरिएशन इन माइटोसिस। क्यों नहीं होता है, तो वेरिएशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पर कौन सी प्रोसेस नहीं होती बेटा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर कहां पर होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है मियोसिस डिवीजन के अंदर। कहां होगा मेरे भाई, ये होगा सर सिर्फ और सिर्फ मियोसिस। तो ये नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। तो जीन जो होगी वो सेम एज इट इज आएगी कि नहीं आएगी बेटा, तो जीन कैसी हो जाती है, सेम एज इट इज आती है बेटा। क्या आती है, सेम एज इट इज। तो जीन जैसे यहाँ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी पेरेंट के अंदर, वैसे के वैसे प्रोजेनी के अंदर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं बेटा, पेरेंट के पास में होते हैं, वैसे ही कैरेक्टर प्रोजेनी के पास में होते हैं। यानी कि वो जेनेटिकली हो, ठीक है बेटा, या आइडेंटिकली हो, या मॉर्फोलॉजिकली हो। तो ये सारे फीचर यानी उनका मॉर्फोलॉजी और उनका जेनेटिक्स बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस चीज को, इसको ही बोला जाता है क्लोन। जब डॉटर सेल और पेरेंट बिल्कुल सिमिलर हो, उनका जेनेटिक कंपोजिशन भी सेम हो, जाहिर सी बात है जीन सेम होंगी उनकी, तो उनके अंदर बनने वाले कैरेक्टर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, या क्लोन बोला जाता है जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। ओके, बिल्कुल सेम होते हैं, एज इट इज होते हैं, बिल्कुल इतना सा भी डिफरेंस नहीं होता है प्यारे बच्चों उनके अंदर, बिल्कुल भी उनके अंदर डिफरेंस नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्लोन क्यों बोला जाता है, इनको क्यों क्लोन बोला जाता है। तो क्लोन बोला जाता है बिकॉज जो प्रोजेनी होती बेटा, क्या बेटा, जो प्रोजेनी होती है यहां पर, ओके, वो प्रोजेनी क्या होती है, सेम होती है,
सेम एज देयर पेरेंट, सेम एज देयर पेरेंट, यानी उनका जेनेटिक सेम होता है, मतलब उनका जीनोटाइप बिल्कुल सेम होगा, या जेनेटिक जीन कंपोजिशन सेम होगा, ऐसा कह सकते हो आप। जीन कंपोजिशन सेम होगा। सेकंड बेटा, जीन सेम है तो आपको पता है सारे कैरेक्टर सेम होगा, तो हम कह सकते हैं उनके अंदर उनका मॉर्फोलॉजी भी सेम होगा, और वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे। तो ये फीचर्स सेम होने की वजह से अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है क्लोन बोला जाता है। आई होप आपको कंप्लीटली अच्छे से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। बेटा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट समझना। अगर नीट में आपको आगे जाना है या नीट में आपको ये कॉन्फिडेंस लाना है ना कि यार नीट इजी है और मैं इसको कर सकता हूं और मैं वाकई में इस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होऊंगा, तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप में एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है बेसिक से चीजों को समझते जाना। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन या एक एक चैप्टर, जैसा भी आप समझना चाहें, हर एक बात को समझने के लिए आपको उसके बेसिक तक पहुंचना होगा। बेसिक क्लियर है तो आगे का रास्ता ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। आई होप आपको माइटोसिस समझ में आ गया बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ मिलेगा। देखो इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, इतना हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हो सकता है आप एनिमल किंगडम पढ़ के, बहुत सारे फाइलम आपने पढ़े, प्लांट्स आपने पढ़े, मोनेरा आपने पढ़े, प्रोटिस्टा आपने पढ़े, फंगाई आपने पढ़े, कितने सारे डाइवर्सिटी है पूरे बायोलॉजी के अंदर, या हमारे पूरा जो एनिमल किंगडम है या ये पूरा अर्थ है, अर्थ पे कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ मिलते हैं, हमको नहीं मिलते क्या, मिलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है, तो उसी की बात करेंगे बेटा। चलिए, तो सबसे पहले अपन कलर चेंज करते हैं आराम से। तो देखो जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, लाइक अमीबा की बात कर लो, लाइक पैरामीशियम की बात कर लो, लाइक यूग्लिना की बात कर लो बच्चों, ETC, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हो। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं सबके अंदर कॉमन है बेटा, माइक्रोब तो जानते हो ना, माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। प्लांट एंड एनिमल विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका क्या होता है, सिंपल बॉडी होता है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कुछ एल्गीज के अंदर आप पढ़ोगे फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको स्पोरुलेशन देखने को मिलेगा, ओके, रीजनरेशन देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, जिनके पास सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, उनके अंदर भी असेक्सुअल देखने को मिलता है बच्चों, ओके। जैसे प्लांट्स के अंदर भी, हम हायर प्लांट्स के अंदर भी वेजिटेटिव देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो ये भी क्या होता है बेटा, ये भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। कौन सा बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये भी क्या है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो कहां मिलेगा आपको, हायर प्लांट्स में मिलता है ना, कहां मिलता है बेटा, ये हायर प्लांट्स के अंदर। पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके बारे में भी, ठीक है बेटा, चैप्टर में दे रखा है पूरा अच्छे से, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, प्रोटिस्टा में तो आप जानते ही हो बेटा, ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, जैसे अमीबा इसी के मेंबर होते हैं, पैरामीशियम इसी का मेंबर होता है प्रोटिस्टा के। मोनेरा जो होते हैं बेटा, मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, माइक्रोब्स इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान रखें बेटा, जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, या जो माइक्रोब्स हैं उनके अंदर, तो उन सभी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, ओके। तो एंड एब्सेंट कहां पर होते हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे जितने भी हमारे हायर नॉन वर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। तो हायर नॉन वर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, वहां पर ये एब्सेंट आता है, वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रहेगा बेटा। हाँ, माइटोसिस डिवीजन तो होगा, लेकिन मेथड रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ कंप्लीटली हम किस पर डिपेंड नहीं होंगे, माइटोसिस पर डिपेंड नहीं होंगे, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। सिंपल सा ही बात ध्यान रखो बेटा। तो मैं लिख दूं यहां पर कि वर्टिब्रेट्स में, और कहां पर बेटा, वर्टिब्रेट्स में और नॉन वर्टिब्रेट्स में, ध्यान रखना बेटा, वर्टिब्रेट्स एंड नॉन वर्टिब्रेट्स। तो नॉन वर्टिब्रेट लिख दिया अपन ने, एंड वर्टिब्रेट लिख देते अपन,
इनके अंदर कंप्लीटली क्या होता है बेटा, ये एब्सेंट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एब्सेंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के हिसाब से पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके नीट के हिसाब से, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको डबल स्टार करो मेरे बच्चे। डबल स्टार मतलब समझ गए ना कि इनमें नहीं मिलेगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपको एमसीक्यू के अंदर, फिर पूछ लेगा आपसे। तो आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए भाई कि नॉन वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स में ये नहीं मिलता है। ये बात मुझे ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। लोअर एनिमल्स में स्पंज में मिलेगा, सिलेंट्रेटम मिल जाएगा, सर्टेन वर्म्स एंड ट्यूनिकेट्स इनमें मिल सकता है बेटा। ध्यान रखना किस किस में मिल सकता है, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं देखो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर मत कहना, ठीक है। तो मैं आपको वो चीजें मेंशन कर रहा हूं, वो चीजें स्पेसिफाई कर रहा हूं यहाँ पर। जैसे किस किस में मिल जाएगा आपको, ये स्पंजेस के अंदर मिलेगा आपको ये, ठीक है। सेकंड बेटा ये मिल जाएगा आपको सिलेंट्रेटा के अंदर, सिलेंट्रेट्स के अंदर, है ना। स्पेलिंग चेक कर लेना आराम से अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप। एंड वर्म्स एंड ट्यूनिकेट्स, कुछ एग्जांपल्स है जिनके अंदर क्या मिलेगा, ये प्रेजेंट होता है। तो यहां लिख देता हूं पीआर। पीआर मतलब क्या होता है बेटा, प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी हम बायोलॉजी के अंदर पीआर लिखेंगे, इसका साफ साफ मतलब होगा कि हम प्रेजेंट लिख रहे हैं। ए भी लिखेंगे, साफ साफ मतलब होगा एब्सेंट लिख रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं, कुछ डायग्राम्स है बेटा, उन डायग्राम्स को आपको पहचानना है। ओके, तो ये किसका डायग्राम है बेटा, तो ये डायग्राम है हमारे पास में डायग्राम है बेटा, ये फर्स्ट डायग्राम है ये ए। तो ये होता है बडिंग का, किसका होता है बेटा, बडिंग का एग्जाम्पल है। तो बडिंग क्या होता है, एक मेथड होता है किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है बेटा। तो ये बडिंग है। तो ये जो बडिंग है वो कौन सी बडिंग है, क्या बड अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, तो बाहर बन रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, एक्सोजीनस बडिंग। क्या बोला जाता है इसको, एक्सोजीनस बडिंग। और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड के थ्रू होता है ना, बर्ड के थ्रू कोई न्यू प्रोजेनी बन रही है, क्या बन रही है बेटा, न्यू प्रोजेनी फॉर्म बाय बर्ड, न्यू प्रोजेनी फॉर्म फ्रॉम बर्ड, तो इसको बोलते हैं अपन बर्डिंग। बाहर बन रही है इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको, एक्सोजीनस बर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एक्सोजीनस बर्डिंग बोलते हैं। ईस्ट के अंदर मिलेगा, ईस्ट पता ही है बेटा आपको, ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक फंगाई होता है बेटा, एक क्या ये फंगाई होता है। और इसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा सैकेरोमाइसिस सिरेविसी। क्या नाम है इसका, सैकेरोमाइसिस सिरेविसिस, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ये लीजिए सैकेरोमाइसिस, स्पेलिंग चेक कर लेना यार, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, सिरेविसी, ठीक है, स्मॉल लेटर्स। ये पूछा जाएगा अपन से, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10th चैप्टर में फिर से आता है और इसका साइंटिफिक नेम वापस से आता है, तो वहां पर आपसे कॉन्फिडेंसली पूछ सकूं आपसे कि बताओ, चलो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना, तो ताकि मैं वहां पर आराम से पूछ सकूं आपसे कि बताइए बच्चों मैंने पढ़ाया आपको पहले चैप्टर के अंदर, तो आप बता सके कॉन्फिडेंसली, हाँ सर आपने बताया, हमने अच्छे से पढ़ा है। ईस्ट एक फंगाई होती है जिसका नाम क्या होता है, सैकेरोमाइसिस सिरेविसी। दिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ फंगाई। ऑलराइट बेटा, खूब यूज करते हैं अपन इसका। चलिए अब अपन बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। ये डायग्राम देखो बेटा, आप मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, है ना। आपने अगर देखो सेल डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। ये अमीबा का पिक्चर है, पहली बात तो किसका पिक्चर है ये, दिस इज ए अमीबा पिक्चर। ये वाला इवेंट जो होता है, जैसे एग्जाम के अंदर आपको दे दिया कि व्हाट इज, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड के तौर पर, कि ए दे दिया और ये दे रहे हैं आपको ये इवेंट, ए और बी को रिकॉग्नाइज कीजिए आप। ये अमीबा के अंदर आपको मिल रहा है बाइनरी फिजन, 2 में डिवाइड होती है ना, इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन इन अमीबा। किसका डायग्राम है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन का डायग्राम है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है कि आपको किसका डायग्राम है ये, दिस इज अ बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो आप मुझे ए और बी बताओ ना यार, बाकी बात तो ठीक है, आप मुझे ए और बी बताओ, ए और बी कौन से इवेंट है। होप सो कि आप बता पाएंगे मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। हाँ, क्या आप लोगों का इंतजार तो आपके घर वाले करते हैं, डोंट का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करती है। चलिए मैं बता देता हूं आपको अब, ठीक है। ऑलराइट बेटा, तो जो हमारा ए इवेंट होता है, तो ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी एक सेल डिवाइड होती है, मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। नॉर्मल सेल डिवाइड हो रही है ना, एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी सेल डिवाइड होती है
तो सबसे पहले क्या होता है उसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा। क्या होता है, आ गया ना याद, कहाँ पढ़ा था, 11th क्लास में, है ना, सेल डिवीजन में, बिल्कुल सही। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन सेल डिवाइड होती है बेटा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर न्यूक्लियस एक था, यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस था, यहाँ पर जस्ट आपको डिवाइजन दिख रहा होगा, यहाँ पर दो सेल्स, दो न्यूक्लियस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहला इवेंट जो होता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। सेकंड जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं अपन साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त उसको, सर उसको बोलते हैं अपन साइटोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है उसको, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं अपन। क्या बोल सकते हो क्या, साइटोकाइनेसिस, यहाँ सर बिल्कुल इसको साइटोकाइनेसिस ही बोला जाता है। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल। क्या मतलब बेटा इसका, डिवीजन ऑफ सेल। और ये क्या होता है बेटा, इसको बोलेंगे अपन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ये इसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या बोला जाता है इसको, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोला जाएगा। आई होप आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी, और एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर बात है, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया, अमीबा का डायग्राम था। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है वो किस बारे में बताया बेटा, बाइनरी फीचर है अमीबा के बारे में। एनसीईआरटी का डायग्राम था इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है, ओके। और ये बन गए अपने 2 डॉटर सेल्स। बात करते हैं बेटा इन डायग्राम्स के बारे में। कुछ कुछ डायग्राम हमारे पास में दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये आप मुझे बताएंगे डायग्राम किसका है बेटा, ठीक है। तो ये एक एल्गी होती है, ओके, जिसका नाम होता है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है बेटा उसका, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। CH एक क्ले, ये माई, ये डो, और ये हमारा मोनास। ओहो जूम हो हल्का सा यार, ओके। और इसमें क्या होता है बेटा, एक स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये मोटाइल होते हैं। और मोटाइल होते हैं तो आपको पता है मोटाइल का मतलब होता है कि सर मूव कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और क्या बुलाता है इनको, इनको बुलाता है जू स्पोर। क्या बुलाता है इनको, जू स्पोर। और ठीक है बेटा, तो ये किसका है, पहले तो किसका हो गया, क्लेमाइडोमोनास, जो कि क्या होता है बेटा, एक ग्रीन एल्गी है। क्या बेटा, ये एक ग्रीन एल्गी होती है बच्चों। क्या है ये एक ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ओके। ये डायग्राम किसका होता है बेटा, तो ये अपने पास में एक फंगाई होती है बेटा, ये उसका डायग्राम है बेटा, इसको बोलते हैं फंगाई। तो इस फंगाई कौन सी बेटा, पेनिसिलियम होती है। कौन सी होती है, पेनिसिलियम फंगाई होती है, ठीक है। ये पेनिसिलियम होती है। पेनिसिलियम क्या होती है, एक फंगाई होती है, और इससे सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी, इसको बोलते हैं पेनिसिलिन। कौन सी, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक इसी प्लांट से निकाली गई थी बच्चों, ध्यान रखना, फर्स्ट एंटीबायोटिक इसी प्लांट से निकाली गई थी, एंटीबायोटिक। और पूरा नाम क्या था उसका, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था बेटा उसका, पेनिसिलियम नोटेटम उसका नाम था, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, स्पोर्स बनते हैं। लेकिन ये स्पोर्स कैसे होते हैं, बाहर बन रहे हैं, इसलिए इनका ओरिजिन कैसा होगा, एक्सोजीनस होता है। और यहां पर इसमें स्पोर कहां बने बेटा, अंदर बने, इसलिए इन स्पोर्स का ओरिजिनल क्या होगा, एंडोजीनस। तो ध्यान रखना, बाहर बनते हैं तो एक्सोजीनस, अंदर बन रहे तो एंडोजीनस बोलते हैं इसको, ओके। तो आपसे पूछ सकते हैं नीट के अंदर कि एक्सोजीनस किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन दे दे तो आपको ध्यान रखना है। तो नीट के हिसाब से फिर से इंपॉर्टेंट लाइन्स हो जाती है बेटा हमारे लिए, सही है कि नहीं है। देखो मैं आपको पूरा लाइन समझाता रहूंगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा, हमारा एनसीईआरटी या हमारा नीट का कंप्लीटली सिलेबस हो जाए, ठीक है। मतलब एक भी चीज नहीं छूटे। वीडियो स्लो हो सकता है, लंबा हो सकता है, बट इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं, कंटेंट आगे पीछे नहीं होगा। वीडियो लेफ्ट टू राइट हो सकता है, कंटेंट लेफ्ट टू राइट नहीं होगा। कंटेंट आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ओके। यहां पर किसी तरह की आपके साथ में मक्कारी नहीं होगी, यहां पर किसी तरह की आपके साथ में बेईमानी नहीं होगी। ये जीसी स्क्वायर मेंटोर का आपके साथ में वादा है, क्लियर है। जितने वीडियोस डालेंगे बहुत अच्छी क्वालिटीज के डालेंगे बेटा, ओके। चलिए ये बात करते हैं बेटा अपन, ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये होता है बर्ड इन हाइड्रा। तो बर्ड यहां पर कहां बन रहा है, बाहर ही बन रहा है ना बेटा, तो ये बर्ड बन रहा है बाहर। बर्ड का ओरिजिन कैसा हो गया, यहां पर इसको बोलेंगे अपन एक्सोजीनस बर्डिंग, एक्सोजीनस। तो 2 एग्जांपल हो गया आपके पास में, ईस्ट मैंने पढ़ा है, वो भी इसका एग्जांपल होता है। और ये बर्ड होता है बेटा हमारा। बर्ड का नाम क्या हो गया बेटा, ये जो बर्ड है हमारे पास में, सॉरी बर्ड का नाम क्या है, इसका नाम क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म का हाइड्रा बेटा। क्या नाम है इसका, हाइड्रा होता है। ये किसका एग्जांपल है बेटा, ये सिलेंट्रेटा या निडेरिया का एग्जांपल होता है, ध्यान रखना आप, है ना, निडेरिया।
निडेरिया बोलते हैं अपन, है ना। सिलेंट्रेटा, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ना, सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है ये। ओके, और इसमें क्या मिल रही है आपको, क्या मिल रही है बेटा, इसके अंदर आपको बडिंग मिल रही है, यानी बडिंग के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या होता है बेटा, दिस इज है, बहुत बार पूछा गया है नीट के अंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पीवाईक्यूज यहां से आए हुए इस डायग्राम से। और आपने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में भी यही डायग्राम पढ़ा था अपने, पूरे कोने पे दे रखा कि एनसीईआरटी में चेक करना। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं अपन गेम्यूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको। कई बार हिंदी की जो बुक्स होती है उसमें जेम्यूल भी लिखा होता है, तो गेम्यूल बोलो या जेम्यूल बोलो, बात एक ही है ना। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट इसको लिख रखा है। हमारे टीचर ने हमको गेम्यूल सिखाया था, है ना, गेम्यूल बोला था। तो अच्छी बुक्स के अंदर भी मैंने इसको गेम्यूल ही पढ़ा है। तो इसी को प्रोसीड करते हैं, बट किसी को आपत्ति हो तो जेम्यूल बोल सकता है बेटा, है ना। उसके लिए आप किसी तरह का कमेंट में मेंशन नहीं करें। ओके, मैं पहले क्लियर करता हूँ इन चीजों को। तो ये क्या बेटा, स्पंज होती है बेटा, क्या होती है, ये स्पंज होती है। आपने पढ़ा होगा स्पंज किसके मेंबर्स होते हैं बेटा, ये पोरीफेरा के मेंबर है बेटा। किसके मेंबर्स हैं ये, पोरीफेरा। पोरीफेरा पढ़ा है ना, एनिमल किंगडम में पहला ही ग्रुप कौन सा होता है, पोरीफेरा होता है। तो इनके अंदर क्या होती है बेटा, आप देखोगे ये होती है हमारी आर्कियोसाइट सेल्स होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, आर्कियोसाइट सेल्स होती है बेटा, स्पेशल सेल्स होती हैं, इनको बोला जाता है आर्कियोसाइट सेल्स बोला जाता है इनको। ओके, और आगे मैं बताता हूँ आपको, अंदर देखो इनके सराउंडिंग में आपको दिखेंगी स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, ठीक है। तो सॉरी यार, आर्कियोसाइट सेल्स ये रही है ना, ये स्पेशल, इनको बोला जाता है आर्कियोसाइट सेल बोला जाता है। ये जो पोर होता है इसको बोलते हैं अपन माइक्रोपाइल, क्या बोलेंगे बेटा इसको, माइक्रोपाइल। ओके, और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसको बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ आउटर मतलब मेम्ब्रेन। और ये क्या होती है हमारी, इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये क्या होती है हमारी, इनर मेम्ब्रेन होती है। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा। तो आर्कियोसाइट स्पंज आर टोटीपोटेंट सेल होती है, यानी कि ये ऐसी सेल्स होती है जिनके पास में टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंसी, तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि ये कैसी होती है, टोटीपोटेंट सेल्स होती है बेटा। नीट में काफी बार पूछा गया है, देखो नीट में कैसे क्वेश्चन आया मैं समझाता हूँ आपको। तो नीट में पता है कैसे पूछा गया था, कुछ सेल्स दे देती है, उसमें पूछा था कि इनमें से टोटीपोटेंट कैपेसिटी किसके पास में होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के हिसाब से, तो आई होप आप इस चीज को समझेंगे। ओके बेटा, तो क्या कहानी समझाता हूं मैं आपको, है ना, अच्छे से समझाता हूं भाई। इनमें क्या होती है, ये सेल्स क्या कर लेती हैं, आगे चलकर स्पोर बना लेती है। मतलब ये जो सेल दिख रही है ना, इनके पास कैपेसिटी होती है कि नया ऑर्गेनिज्म बना दे, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंट कैपेसिटी। किसी भी सेल के पास में कैपेसिटी होती है कि वो कुछ जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सेल बना सकती है, उसके पास में वो कैपेसिटी, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट कैपेसिटी। जैसे हमारे अंदर भी हमारा स्टेम सेल्स होती है, वो स्टेम सेल्स क्या करती हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है कि हमारी बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन वो बना सकती है। तो उनके पास जो कैपेसिटी है उसको बोलेंगे टोटीपोटेंट कैपेसिटी, या वो टोटीपोटेंट कैपेसिटी रखती है। यस और नो, जैसे सपोज दैट मेरे पास एबिलिटी है कि मैं साइंस पढ़ा लूं, केमिस्ट्री पढ़ा लूं, फिजिक्स पढ़ा लूं, मान के चलो, तो आप कह सकते हो कि मैं टोटीपोटेंट हूं, ऐसा मान सकते हैं अपन समझने के हिसाब से। यानी सेल के पास में अगर कैपेसिटी है कि वो कोई सी भी दूसरी सेल बना सकती है, ओके, जब वो सेल्स नहीं है तब, तो हम क्या बोलते हैं सेल को, या इस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंट कैपेसिटी बोलते हैं इसको। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। और इस तरह से क्या होता है बेटा, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती है तब ये इससे बाहर आ जाएंगे और वो स्पोर जर्मिनेट होंगे और नए क्या बना देंगे, प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देंगे बेटा। ये आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया। स्पंज के अंदर ही देखने को मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, नेट के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं बेटा इससे। चलिए बात करते हैं मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो कितनी सुंदर कन्या है ये, है ना, और क्या बता रही है, मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो हर ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर यानी उसका एनाटॉमी अलग होता है, हैबिटेट अलग होता है। इसी वजह से क्या होता है, उसके अंदर मेथड्स जो हैं वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग होंगे। ओके, तो क्यों होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस कर चुका था, आज भी बता रहा हूं, हो सकता है पहली बार कोई वीडियो ही देख रहा हो। तो क्या होता है बेटा, डिपेंड करता है उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, डिपेंड करता है उनके हैबिटेट में कि किस तरह का मोड उनके पास में होने वाला, हैबिटेट, ठीक है ना, हैबिटेट एंड ये। ओके बेटा, जैसे एनाटॉमिकल तो समझ गए ना, बॉडी कैसा, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी का हैबिटेट कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, उनके चारों तरफ इन्वायरमेंट कंडीशंस क्या हैं, उसके हिसाब से। जैसे बताऊंगा मैं आपको अभी, अमीबा नॉर्मल कंडीशन में तो बाइनरी फ्यूजन करता है, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन हो, हैबिटेट थोड़ा सा इसका डरावना हो, स्कैरी हैबिटेट हो, एडवर्स हैबिटेट हो, तो इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों आपको कि इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन भी
हो सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। पहला टाइप मैं आपको समझा देता हूं। तो पहला टाइप में आप पढ़ेंगे अपन फिजन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन। एक बार मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि फिजन क्या होता है, तो मैंने उनसे पूछ लिया था फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं अभी आपसे पूछता हूं, एक तो होता है फ्यूजन, आप एक तो मुझे इसका मतलब समझा दो। एक होता है हमारे पास में फिजन, एक होता है बेटा हमारे पास में फिजन। तो फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है। देखो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है बेटा मिक्सिंग, बोल सकते हो आप मिक्सिंग। और फिजन का मतलब होता है सेपरेट होना या डिवाइड होना। क्या बेटा सेपरेट होना या फिर अपन बोल सकते हैं इसको डिवाइड होना। तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना गैमेट फ्यूज्ड होते हैं, गैमेट्स आपस में जुड़ते हैं। क्या होते हैं बेटा वो गैमेट जुड़ जाते हैं आपस में। ये चीज क्या है, इसको बोलेंगे फ्यूजन। ओके, और सेपरेट होना उसको क्या बोलते हैं अपन फ्यूजन। जैसे किसी का पैचअप हो रहा है, कोई एक लड़का एक लड़की आपस में दोस्ती कर रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, क्या बोलेंगे उनका फ्यूजन, दोस्ती हो रही है। अब सपोज दैट कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, किसी कारणवश किसी भी रीजन से उनका आपस में क्या हो गया है, बिछड़ाव हो गया है, सेपरेट हो गए वो, है ना। तो बिछड़ना डिवाइड होना ये क्या है बेटा, सिंपल सा ये चीज क्या कह दोगे इसको आप, इसको कह देंगे अपन फ्यूजन। ओके, या सेपरेशन। तो यहां पर समझ जाना आप कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके अपनी बॉडी को डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। वो डिपेंड करता है, अगर 2 बार डिवाइड हो गया, यानी सपोज दैट ऑर्गेनिज्म था हमारे पास में, जैसे मान के चलो ये कोई ऑर्गेनिज्म है आपके पास में। अब ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर कितने पार्ट्स बनाता है, ओनली 2 पार्ट्स बनाता है। तो इसको क्या बोल दोगे आप, इसको बोल देंगे सर हम बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलोगे बेटा इसको बोला जाता है बाइनरी फ्यूजन। बहुत अच्छे एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके अंदर। और अगर वो डिवाइड होकर मल्टीपल बनाए, क्या बनाए बेटा मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनाए, या अपन कह सकते हैं कि मैनी ऑर्गेनिज्म बनाता है, मैनी ऑर्गेनिज्म बनाता है बेटा। मैनी मतलब समझते हो ना आप लोग कि सर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर वो बनाता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर वो बनाते हैं तो मल्टीपल फ्यूजन हो गया। इसके एग्जांपल भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, सब चीजें डिटेल में मिलेंगी, बहुत इत्मीनान से मिलेंगी, बहुत प्यार और प्रेम से पढ़ाया जाएगा। बिकॉज देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, पढ़ाने से मुझे बहुत प्यार है बच्चों। ठीक है, तो आप इस बात को समझें और मैं आपसे वादा करता हूँ इस चीज़ का कि आपको इतना गजब का बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। आपके हर एक डाउट का, हर एक क्वेश्चन का, नीट में आने वाले हर एक क्वेश्चन का मैं ज़रूर ध्यान रखूंगा इस चीज़ में। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है उसको समझाता हूँ मैं आपको, फिर इसमें अपन और चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो बाइनरी फ्यूजन, तो फ्यूजन समझ में आया आपको कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना बॉडी डिवाइड करके, अब डिवाइड 2 में करता है तो बाइनरी फ्यूजन हो गया। ओके, और 2 से ज्यादा कॉपीज बनाता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तो क्या बोल देंगे इसको, तो इसको बोला जाता है मल्टीपल फ्यूजन बोला जाता है। सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन। अब बॉडी डिवाइड कैसे होता है उसके बेसिस पे, बॉडी क्या आपका नॉर्मली डिवाइड हो रहा है, क्या ट्रांसवर्स डिवाइड हो रहा है ऐसा। ओके, गर्दन काटते हैं ना, ऐसी गर्दन, मेरे को गर्दन काटे तो कैसे काटेगा, ट्रांसवर्स गर्दन काटेगा। कोई मुझे यहां से डबल कर दे तो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल बोलेंगे। तो किस तरह का डिवीजन यहां पर हो रहा है, किस तरह से एक सेल डिवाइड होकर प्रोजेनी बना रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवाइडिंग, कि उसका डिवाइड होने का मेथड क्या, तरीका क्या, उसके बेसिस पे हमारे पास में कुछ मेथड्स है, कुछ तरीके हैं। तो 3 तरीके मैं बताऊंगा आपको। पहला अपन पढ़ते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल बाइनरी फ्यूजन क्या होता है बेटा, ये अमीबा के अंदर मिलेगा। पहली बात तो एग्जांपल्स आपको ध्यान रहना चाहिए, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, तो यहां अपन लिख देंगे अच्छे से ये एक्स मतलब क्या बेटा एग्जांपल, ध्यान रखना कहीं आप कुछ और मत समझ लेना। कई बच्चे मुझे कमेंट करके बताते हैं, क्लासों में कई बच्चे बताते हैं सर एक्स कौन है, आप बहुत ज़्यादा आपकी एक्स लिखते हो, एक्स की याद करते हो क्यों, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। एक्स मतलब एग्जाम्पल शॉर्ट में लिखता हूँ बेटा, ठीक है ना। कितना बोलना पड़ता है नहीं, ठीक है, टीचर को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार बच्चों, बहुत बोलना पड़ता है, हर एक लाइन को समझाना पड़ता है और बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, सटीक बोलना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो इफ द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो क्या होती है किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन में हो जाए बेटा, एनी डायरेक्शन। आप इसको ना इर्रेगुलर भी बोल सकते हो, कई जगह पर इर्रेगुलर भी बोला जाता है। तो इर्रेगुलर पूछ ले आपसे, तो इर्रेगुलर का भी आप ध्यान रख ले बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है ये इर्रेगुलर, ठीक है ना। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, आ रही होगी बेटा। तो ये बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा के अंदर होता है। तो पहला वही, आप मुझे वापस बताओ, मैंने अभी आपको समझाया स्टार्टिंग में लेक्चर में, तो ये ए वाला पॉइंट क्या होता है, बी वाला पॉइंट क्या है,
देखो एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ सकता है बेटा, ध्यान रखना सीबीएसई पेपर बहुत डिफरेंट होता है। ओके, नीट में जो अप्रोच पूछे वो भी बहुत डिफरेंट होती है। इन वीडियोस के थ्रू 2 पर्पज आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप सीबीएसई बोर्ड भी क्लियर कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है तो, नीट के लिए तो बहुत बेहतरीन वीडियोस होने वाले। ओके बच्चों, तो देखो पूछा कैसे जाता है, ए और बी दे देंगे, सिंपल सा। मैंने आपको बताया ए मतलब कैरियोकाइनेसिस एंड बी मतलब साइटोकाइनेसिस। तो ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पर, के कैरियोकाइनेसिस एंड बी मतलब साइटोकाइनेसिस। ये लो बेटा, ठीक है, क्लियर। और 2 बन गई ना, तो 2 कॉपीज बनी कि नहीं बनी, तो 2 कॉपीज बन रही। तो 2 कॉपीज बन रही तो इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सर 2 कॉपीज बन रही है इसलिए इसको बोला जाता है बाइनरी फिजन बोला जाता है। क्या बात सही है कि बेटा? बात करते हैं ट्रांसवर्स या फिजन के बारे में, ठीक है। तो ट्रांसवर्स क्या होता है सुनेंगे आप। ट्रांसवर्स में प्लेन क्या होता है तो सुनो, इफ द प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कोइंसिडाइज विद द ट्रांसवर्स एक्सिस। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है, ट्रांसवर्स मतलब क्या, सॉरी यार, ट्रांसवर्स इस तरह से, यानी अगर इस तरह से डिवाइड होता है तो, ओके, इस तरह से डिवाइड होता है तो, ओके, देखो यहां पर दिख रहा है आपको ये, तो एक ट्रांसवर्स डिवाइड हो रहा है। किसका एग्जांपल है बेटा? इट इज अ स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम क्या होता है? पैरामीशियम। क्या बेटा? पैरामीशियम। इट इज अ स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म। आपको एक जानकर बहुत अच्छा लगेगा इसके बारे में कि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं बेटा। एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। तो पहले देख लो आप, यहां पर भी सेम चीज होगी बेटा। सबसे पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होंगे, देन आफ्टर क्या डिवाइड होगा बेटा? देन आफ्टर डिवाइड होगा सेल। क्लियर बात है? तो यहां पर भी आप सेम चीज ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हमेशा क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, कोई सी भी सेल हो बेटा, है ना, मैक्सिमम केसेस में कैरियोकाइनेसिस। देन आफ्टर क्या होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है बच्चों? साइटोकाइनेसिस होता है। ये आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल या बाइनरी फिजन के, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये किसका एग्जांपल है? तो इट इज एग्जांपल ऑफ यूग्लिना बेटा। किसका एग्जांपल है बेटा ये? तो ये एग्जांपल होता है बेटा यूग्लिना का। किसका एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों? इट इज एग्जांपल ऑफ यूग्लिना। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? तो यहां पर आप साफ सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अ डायग्राम ऑफ यूग्लिना। तो इसमें क्या होता है देखो, सेम चीज हो रही है यहां पर। ये कैरियोकाइनेसिस दिख रहा है आपको, ये इवेंट, ये कौन सा हो रहा है बेटा? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है यहां पर। तो यहां पर देखो इस तरह से डिवाइड होगा, आगे चलकर देखो, दिख रहा है आपको ये। तो यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, ये डिवाइड होना। तो कैसा हो रहा है? वर्टिकल डिवाइड हो रहा है या लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रहा है? तो व्हेन जो सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवीजन की जो प्लेन होती है, ओके, कहां से डिवाइड हो रही है, एक्सिस क्या है उसकी। तो अगर उसकी एक्सिस बेटा क्या होती है, अगर उसकी एक्सिस ये वाली है, ओके, अगर उसकी एक्सिस ये वाली होती है तो अपन क्या कह सकते हैं इसको? तो हम इसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल, या इसको बोल सकते हैं बाइनरी फिजन। इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान रखें इसको, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, यूग्लिना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा? यूग्लिना के अंदर। अब बात करते हैं बेटा मल्टीपल फिजन के बारे में। किसके बारे में बेटा? मल्टीपल फिजन के बारे में बोला जाता है या पढ़ा जाता है आगे, है ना। तो मल्टीपल फिजन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। क्या कहानी है इस टॉपिक की मैं आपको समझाता हूं। तो पहले तो आप ध्यान रखें, मल्टीपल फिजन का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है बेटा प्लाज्मोडियम। ओके, एग्जाम्पल है बेटा बहुत अच्छा इसका। तो एग्जाम्पल होता है इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में स्टोरी बताता हूँ क्योंकि आगे बहुत बार आएगा। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा? एक एंडोपेरासाइट होता है। एंडोपेरासाइट मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, बॉडी के अंदर रहता है ये, है ना। तो बॉडी के अंदर रहकर उसको बीमार करता है, पैथोजन, ठीक है ना। तो क्या होता है? एक पैथोजन की तरह बिहेव करता है। इट इज ए पैथोजन। इट इज ए पैथोजन मतलब कि जो डिजीज करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अपन पैथोजन, या डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोला जाता है? पैथोजन बोला जाता है। तो कौन सी बीमारी करेगा? तो बीमारी या डिजीज का नाम क्या होता है बेटा? तो जो डिजीज करते हैं वो होती है हमारे पास में मलेरिया। कौन सी डिजीज मेरे भाई? देखो कितना चौंक गया हो, अच्छा सर, ओ माय गॉड, हाँ बेटा मलेरिया। पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 8 में आपको अच्छे से डिटेल से। तो ये मलेरिया करते हैं बेटा। क्या करते हैं ये? मलेरिया करते हैं। तो इनकी एक स्टेज होती है साइजोन, जो न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या करते हैं? डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं बहुत सारा। तो क्या होता है इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कैरियोकाइनेसिस। क्या देखने को मिलेगा? कैरियोकाइनेसिस। और इमीडिएटली इनमें क्या नहीं होता बेटा? साइटोकाइनेसिस नहीं होता। इमीडिएटली नहीं होता है ना, तुरंत नहीं होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशंस आती है। बाद में क्या होते हैं? वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, और देन फिर क्या होता है बेटा? वो नई प्रोजेनी बनाते हैं। तो इसमें देखो आप, एक से कितना बन गया यहाँ पर? मल्टीपल फ्यूजन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? मल्टीपल फ्यूजन बोला जाता है। एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, प्लाज्मोडियम इसका बहुत अच्छा
एग्जाम्पल होता है। अब बात करते हैं बेटा मोड ऑफ मल्टीपल फ्यूजन के बारे में, थोड़ा सा और मैं लेके चलता हूँ। अब हमारे पास में क्या होता है, अमीबा जो होता है, तो अमीबा फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो आपको पता है बाइनरी फ्यूजन करेगा, बट कभी कभार क्या होती है अमीबा के पास में अनफेवरेबल कंडीशन आती बेटा, क्या आती है, अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती। तो फिर क्या होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अमीबा अपने चारों तरफ क्या करेगा, 3 लेयर बनाता है बेटा, क्या करता है, 3 लेयर बनाता है। तो इस तरह की 3 लेयर स्ट्रक्चर जो होती है उसको बोलते हैं अपन सिस्ट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको, सिस्ट बोला जाता है। और देखो अमीबा क्या करता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, तो अपने सूडोपोडियास को क्या कर देगा बेटा, ये सीक्रेट विड्रॉल कर देता है ना, इट्स सूडोपोडिया विड्रॉल करेगा, और उससे क्या करता है, मतलब विड्रॉल कर दिया और उससे क्या करेंगे, सीक्रेट करते हैं बेटा ये 3 लेयर, हार्ड कवरिंग होती है बेटा ये, ओके। और इस कवरिंग को बोलते हैं अपन सिस्ट। तो इट इज अ हार्ड कवरिंग, कैसी होती है बेटा ये, तो ये एक हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड होती है, ओके। और इसके अंदर क्या चलते हैं बेटा, बहुत सारे डिवीजन चलेंगे, क्या चलेंगे, बहुत सारे डिवीजन चलते हैं। और डिवीजन बाद में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वॉल फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी सिस्ट की वॉल, और बहुत सारे अमीबी या स्यूडोस्पोरी भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है इसको, या तो आप इसको बोल सकते हो सूडोस्पोडियोपोर्स, क्या बोल सकते हैं इसको, सूडोपोडियोस्पोर्स बोल सकते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स लिख देता हूं बच्चों, या इनको बोलते हैं अपन अमीब्यूली, क्या बोल सकते हो आप इसको, अमीब्यूली बोल सकते हो। चलो बेटा, तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, ये क्या हो गया हमारे पास में, ओ माय गॉड क्या आ रहा है यार, सूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, या इसको बोल सकते हो आप अमीबी, जो देख रखा है अपने यहाँ पर दे रखा है ना, अमीब्यूली बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर बात है क्या, ध्यान रखना बच्चों, ये कब होता है अमीबा के अंदर, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, कब होता है बेटा, ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है। क्या बात सही है क्या, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। कब हो रहा है सर, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है अमीबा के अंदर, फेवरेबल कंडीशंस में नहीं होता है। पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, जैसे मैं आपको बताऊं नीट के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया है, इससे भी कैसे क्वेश्चन आता है देखो नीट के अंदर, तो पूछा जाता है कि जैसे इंसिस्टेशन जो होता है, इंसिस्टेशन जो होता है, इंसिस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सिस्ट इन अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा लेते हैं, कैसे उठाते हैं कि सिस्ट होता है फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशंस में, स्टेटमेंट ए एंड बी दोनों राइट होती हैं क्या, या नथिंग। तो क्या स्टेटमेंट है ए, जिसका आंसर क्या है बेटा, कि इंसिस्टेशन इज ओनली अकर इन अनफेवरेबल कंडीशंस, जब अमीबा को सही नहीं लगता है, अमीबा के लिए एडवर्स कंडीशन है, असुविधाएं हैं, तब ये चीज होती है, इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इंसिस्टेशन। तो देख लो यहां पर इसी प्रोसेस को अपन स्पोरुलेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर बात है क्या, तो बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है बेटा, क्या आती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट फट जाता है, देखो यहां पर सिस्ट फट जाएगा, और सिस्ट फटेगा तो बहुत सारे स्पोर, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सूडोपोडियोस्पोर बोलते हैं। तो सूडोपोडियोस्पोर सिस्ट ये रहा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इस सिस्ट के अंदर, और ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, बहुत जल्दी ये फट जाएंगे, और फट के क्या बनाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बाहर रिलीज कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। यानी कि जब नया ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू बने बेटा, स्पोर के थ्रू बनता है, तो उसको बोलते हैं अपन स्पोरुलेशन, क्या बोलते हैं उसको बेटा, स्पोरुलेशन। तो ये पूछा जाता है, इसमें भी नीट का क्वेश्चन पता हो कैसे बन सकता है, पूछ लेंगे आपसे कौन सी कंडीशन में होता है, तो फेवरेबल कंडीशंस में होता है बेटा, किस में होता है ये, फेवरेबल कंडीशन में होता है। ओके एक मिनट यहाँ लिखते हैं अपन फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना आप, अरे यार क्या आ जाता है, ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारे पास में, फेवरेबल कंडीशन में होता है बेटा। क्लियर बात है कि प्यारे बच्चों, फेवरेबल कंडीशंस में होता है बेटा। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है बेटा। तो सिस्ट क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव मेथड होता है, इट इज अ प्रोटेक्टिव मेथड, जिसमें क्या होता है अमीबा को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय लेयर फॉर्मिंग के थ्रू। और स्पोरुलेशन तो क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें नई प्रोजेनी बनती है। क्लियर बात है क्या, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एक और टॉपिक आता है बेटा, प्लाज्मोटोमी क्या होता है, मैं आपको प्लाज्मोटोमी और बताता हूं, ठीक है। प्लाज्मोटोमी इज द डिवीजन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ इनटू सेवरल स्मॉल मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन। The daughter grow and regain the normal number of nuclei by nuclear division। क्या कहानी है, अब मैं आपको यहाँ समझा, सिंपल सा समझाता हूँ। पहले तो प्लाज्मोटोमी समझो। प्लाज्मोटोमी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा, एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होगा, तो पहले तो आप इसको समझ लो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से जिसके अंदर ये होगा। तो बेटा यहाँ दिख रहा है आपको
प्लियोमिक्सा एंड ओपेलाइना। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो जाएंगे बेटा, ये नीट के अंदर पूछे गए ये भी बहुत बार, तो ये आप इसका ध्यान रखें। नीट के अंदर काफ़ी बार ये पूछे जा चुके हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या होती है देखो, इंडिविजुअल मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर्स। तो ये क्या होता है, प्लियोमिक्सा या ओपेलाइना एक मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो दे हैव मैनी न्यूक्लियस बेटा, दे हैव मैनी न्यूक्लियस। तो ये क्या करते हैं बेटा, इनमें डिवीजन होता है बेटा, और डिवीजन होकर क्या करते हैं बेटा, ये बहुत सारी छोटी छोटी सी जिनके पास में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे क्या बनाते हैं, डॉटर सेल बनाते हैं, प्रोजेनी बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल बनती है बेटा। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोटोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्लाज्मोटोमी। आई होप आपको इस चीज समझ में आई गई होगी प्लाज्मोटोमी क्या होता है। ओके चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन यहाँ तक ही पढ़ते हैं, आगे की क्लास में आपको आगे इसके आगे समझाऊंगा जहां पर अपन बडिंग की बात कर रहे होंगे। ओके, हालांकि आज मैंने आपको थोड़ा सा बडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन बताया कि एक्सोजीनस होती है, एंडोजीनस होती है, इन बडिंग के बारे में अपन ने बात करी। तो एक बार क्विक रिवीजन में कराता हूँ आज क्या क्या बात करी अपन ने। तो बेटा आज हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन से अपना टॉपिक, ठीक है, और उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। तो ये टॉपिक था हमारा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चीज़ डाल दूंगा बेटा, ध्यान रखें आप, ठीक है। और किसी तरह की भी आपको हेल्प चाहिए, किसी तरह का भी टॉपिक आपको समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जहाँ पर मैं आपको उस टॉपिक का, चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो वाकई में आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा, चीज़ समझ में आई, कोई डाउट आपका ये जो टॉपिक पढ़ाया उसमें कोई डाउट नहीं रहा, आपको लगा कि सर ने जो भी चीज़ें पढ़ाई है वो बहुत बेसिक से पढ़ाई है, अगर ये चीज़ आपको लगी कि यार बेसिक्स का बहुत ध्यान, देखो मैं बोलता हूँ बेसिक मेक यू जीनियस बेटा, मेरा बिलीफ है ये, बेसिक्स मेक यू जीनियस, मेक यू जीनियस, या कह सकते हो टॉपर। एक क्लास में अगर टॉप करना है आपको तो कैसे करोगे, इवन लाइफ में भी टॉप करना है तो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए लाइफ में, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है ओके, तो आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो बेसिक्स पे ध्यान दिया तो आप वीडियो को क्या कर सकते हो बेटा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है बेटा, वीडियो आप लाइक कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और पास वाली जो घंटी है उसको दबा लो, ताकि वीडियोस जब भी डलेंगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बच्चों। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं बच्चों, अगर आपको वाकई में अच्छा लगा, आपका कोई ग्रुप है दोस्तों के साथ में, आप शेयर कर सकते हो वहाँ पर कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसा भी पढ़ा रहे हैं, अगर लगे तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं, या कॉन्ट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं आपका जिस स्क्वायर मेंटोर्स के अंदर। देखो हमारा बिलीफ है बेटा कि अगर आज का दिन आपका बेहतर है, आई होप आपका, मतलब ये तो फिक्स्ड है ना यार, अगर आपका आज का दिन अच्छा है तो कल का दिन तो बेहतर होने ही वाला है, तो इस बात पे आप ध्यान रखें, आज पे आप ध्यान दें, प्रेजेंट पे आप ध्यान दें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में अलविदा चाहता हूं मैं आपसे, बाय बाय करता हूं मैं आपको, अगले वीडियो के अंदर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, आपके इस प्यार के लिए, आपने यहाँ तक देखा, बाय बाय।